मोटिवेशन एक एचआर की डोमेन में डिस्कस होने वाला टॉपिक है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चूँकि लोग काम कर रहे होते हैं और इंसानी जो बिहेवियर है दैट ऑपरेट्स इन बाईपोलर डायरेक्शन। बाईपोलर का क्या मतलब होता है कि ऊपर और नीचे। बाई होता है दो, टू एक्सट्रीम्स पे हमेशा हमारा बिहेवियर ऑपरेट करता है। हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते। हमारा जो बिहेवियर होता है वो बाईपोलर होता है। इंसान की जो बेसिक साइकोलॉजी है दैट कि कभी वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, कभी बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होता है, कभी बिल्कुल डल हुआ होता है। तो क्योंकि इंसान मशीन नहीं है तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो बीइंग अ मैनेजर आपकी एक जॉब ये भी होगी कि एक तो आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है और दूसरा जो आपकी टीम है उसको कैसे आपने मोटिवेट करना है। तो द प्रोसेस बाय विच पर्सन्स एफर्ट आर एनर्जाइज्ड, डायरेक्टेड एंड सस्टेन्ड टुवर्ड्स अटेनिंग अ गोल, ये है मोटिवेशन। कि आपने सबसे पहले तो जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको एनर्जाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करनी है। दूसरा डायरेक्टेड होने चाहिए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और सस्टेन रहना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि एक काम आप जब मुसलसल करते रहते हैं तो उसको कहते हैं कि आप सस्टेन कर रहे हैं। मोटिवेट रहना ये इंसान का एक बुनियादी पर्सनैलिटी का ट्रेट नहीं है। हम हर वक्त खुश नहीं रह सकते, हम हर वक्त एनर्जाइज नहीं रह सकते। तो बाय डिज़ाइन इंसान की फितरत ऐसी है कि वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो बीइंग अ मैनेजर एक जो प्राइमरीली जॉब होती है कि आपने अपनी टीम को और अपने आप को एनर्जाइज रखना है, डायरेक्टेड रखना है और इन एफर्ट्स को सस्टेन करवाना है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तीन एलिमेंट्स हैं बुनियादी तौर पे जब भी मोटिवेशन की बात की जाती है। पहला मोटिवेशन है एनर्जी, और जो याद रखने वाली बात है हमेशा से वो ये है कि मोटिवेशन इज़ नॉट ए कंसिस्टेंट फिनोमेना। ये कभी आपको चाहिए होगा, कभी आपको नहीं चाहिए होगा। फिर एनर्जी का मतलब क्या है कि कितनी इंटेंसिटी और कितनी ड्राइव के साथ आप काम करते हैं। तो मोटिवेशन का पहला एलिमेंट क्या है कि आपके एफर्ट्स के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए और ड्राइव होनी चाहिए। और ये हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, तो आपको इस बात को इंश्योर करना होगा। सेकंड इज डायरेक्शन, कि किस तरफ आपके गोल्स होने चाहिए। आपकी जो एफर्ट्स हैं, जो एनर्जी है, जो ड्राइव है, जो इंटेंसिटी है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो सेकंड एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन इज डायरेक्शन। और फिर तीसरा इज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस होता है लगातार, कि एक्सर्टिंग एफर्ट्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। परसिस्टेंस कंसिस्टेंसी के इक्वल एक वर्ड इस्तेमाल होता है कि जब भी आपने किसी को मोटिवेट करना है तो आपने तीन एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखना है। अगर आप अपनी बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात करेंगे, तो एनर्जी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस, इन तीनों चीज़ों से मिल के मोटिवेशन बनती है। और मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस, और प्रोसेस का तो मतलब ये होता है कि वो चलता रहता है मुसलसल। एक कंप्लीट होगा साइकिल, उसके बाद आपको दोबारा चलाना पड़ेगा। और दूसरा, मोटिवेशन इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट। ये नहीं होगा कि कुछ लोगों की शख्सियत का हिस्सा होगा कि वो मोटिवेट रहते हैं, या कुछ लोगों की शख्सियत का हिस्सा होगा कि वो डीमोटिवेट रहते हैं। तो जैसे मैंने हमेशा ये बात पहले भी दोहराई है कई दफ़ा कि एक काम को करने के लिए जितना अहम ये पता करना होता है कि इस काम को कैसे करना है, इतना ही अहम ये होता है कि इस काम को कैसे नहीं करना। तो इसी तरह जितना अहम ये है कि ये हम समझें कि मोटिवेशन क्या है, उतना इम्पोर्टेंट ये है कि ये भी समझें कि क्या मोटिवेशन नहीं है। तो मोटिवेशन इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट। ये किसी शख्सियत का हिस्सा या किसी शख्सियत के अंदर पाए जाने वाली चीज़ नहीं है कि कुछ लोग होंगे जो मोटिवेटेड रहते हैं और कुछ लोग हैं जो डिमोटिवेटेड रहते हैं। तो ये एक प्रोसेस का नाम है जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी टीम के अंदर, अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर मुसलसल रन करते रहना पड़ेगा। मोटिवेशन के बारे में कुछ अर्ली थ्योरीज हैं कि मोटिवेशन क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे, इब्राहम मैस्लो हैं, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि मोटिवेशन इज लिंक्ड विद नीड्स। इंसानी ज़रूरियात और मोटिवेशन आपस में लिंक्ड फिनोमेना है। तो पहली हम थ्योरी ये देखेंगे कि
क्या अगर हमें पता लग जाए कि हमारे एम्प्लॉइज़ की नीड्स क्या हैं, तो क्या हम उन नीड्स को कैटर करके या उनको पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना के उसको मोटिवेट कर सकते हैं या नहीं? फिर मैकग्रेगर एक स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि इंसानी शख्सियत नॉर्मली जब वर्क बिहेवियर की बात की जाती है तो उसको 2 तरह से डिफाइन किया जा सकता है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये क्या होते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हर्सबर्ग ने कहा था कि 2 फैक्टर थ्योरी होती है मोटिवेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिनसे मोटिवेशन होती है। कुछ फैक्टर से मोटिवेशन होती है, कुछ से डीमोटिवेशन होती है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे ना मोटिवेशन होती है ना डीमोटिवेशन होती है। तो फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट कर न्यूट्रल होते हैं, जी न्यूट्रल होते हैं। और फिर एक और स्कॉलर थे मैकलैंड, उन्होंने 3 नीड थ्योरी आइडेंटिफाई की थी कि जो मोटिवेशन है ये इंसान की बुनियादी 3 ज़रूरियात से ड्राइव होती है। तो ये अर्ली थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, इनको अब हम वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मस्लो। इब्राहिम मैस्लो ने कहा था कि इंसान की जो शख्सियत है, इंसान की जो ज़रूरियात है बुनियादी तौर पे वो 5 होती हैं। अगर आपने किसी भी बंदे को मोटिवेट रखना है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो इस वक्त अपने कैरियर के हवाले से किस नीड के ऊपर है, और ये पैरामिड में इसी तरह से मूव करती हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। वो कहता है कि किसी भी इंसान की जो सबसे पहली ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल, फिजिकल नीड्स। भूख लगती है, खाना चाहिए, प्यास लगती है, पानी पीना है, नींद आती है, सोना है। तो किसी भी इंसान को जब भी आपने मोटिवेट करना है तो आपने देखना है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर में किस लेवल ऑफ नीड के ऊपर है, फिर उसके हिसाब से आपने उसको मोटिवेट करना है। तो सबसे पहली किसी भी इंसान की ज़रूरत होती है फिजियोलॉजिकल। जब उसकी जिस्मानी और फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएगी तो वो मूव करेगा टू दैट सेफ्टी। अब मुझे खाना मिल गया, अब मुझे प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द वेदर, एक घर चाहिए। उसके बाद सेफ्टी नीड पे आएगा। जब उसकी सेफ्टी नीड भी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद उसको सोशल नीड चाहिए। ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। अब वो चाहेगा कि जिस माशरे में वो रहता है लोग उसके साथ दोस्ती करें, उसके साथ एक सोशल सर्कल बनाए। तो ये तीसरे लेवल की नीड होगी। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इसी तरह से मूव करता है इंसान खुद भी। फिर जब मुआशरे के अंदर अब उसकी दोस्ती बन गई, एक सोशल सर्कल बन गया, तो अब वो चाहेगा स्टीम। स्टीम नीड आएगी। स्टीम नीड का मतलब ये होता है कि अब रिकग्नाइज किया जाए कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास पावर है, मेरे पास पोजीशन है। तो अब वो चाहेगा कि उसकी जो सेल्फ स्टीम है उसको रिकग्नाइज किया जाए। और जो सबसे ऊपर वाली चीज़ है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब इंसान ये समझे कि मेरी ज़ात की हद तक तमाम मेरी नीड्स पूरी हो चुकी हैं, अब मैंने मुआशरे को पे बैक करना है, अब मैंने वापस करना है। तो अब्राहम मैस्लो के ख़्याल में इंसान की जो शख्सियत है वो ज़रूरियात के गिर्द घूमती है। तो इन ज़रूरियात को, इन नीड्स को जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप उसके कैरियर में, ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में उसको मोटिवेट करने में आपको आसानी होगी। अब ये वेस्ट के अंदर एक थ्योरी बनी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इसी पैटर्न में सोचे कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में सोचे, फिर सेफ्टी के बारे में सोचे, फिर सोशल के बारे में सोचे, फिर स्टीम के बारे में सोचे, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोचे। हमारे रिलीजन से हमें जो सबक मिलता है, हमारे जितने भी अम्बियाए कराम थे जो गुजरे हैं, उन्होंने ये सारी नीड्स छोड़ के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से शुरू किया कि सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि मैं माशरे को वापस कैसे कर सकता हूँ। तो एक जो अपोजिंग आर्गूमेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में जब भी आपने किसी भी एम्प्लॉई को मोटिवेट करना होगा तो आपने उसके कैरियर के उस नीड के लेवल को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल के ऊपर है, और फिर कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी नीड को टेकन इनटू अकाउंट करके आपने उसको मोटिवेट करना होगा। जो नीचे वाली तीनों नीड्स हैं इनको लोअर ऑर्डर नीड्स कहा जाता है। तीनों वाली नीड, जो तीनों नीचे वाली नीड्स हैं, और जो ऊपर वाली 2 नीड्स हैं इनको हाई ऑर्डर नीड्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर इंसान अपनी शख्सियत के हायर ऑर्डर पे नज़र आता है, और जो पहली तीनों नीड्स हैं इनमें अपनी शख्सियत के लोअर ऑर्डर पे नज़र आता है। तो इन
पांचों नीड्स को पहले आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई भी एम्प्लॉय अपने करियर के किस लेवल के ऊपर है। सॉरी, नहीं, स्टीम का फेम से नहीं है, सेल्फ स्टीम। स्टीम ये होता है कि मेरी शख्सियत को रिकग्नाइज किया जाए, माना जाए कि मैं इस मुआशरे का एक रिस्पेक्टेबल शहरी। फेम ज़रूरी नहीं है, फेम ज़रूरी नहीं, फेम इज़ वन ऑफ द फॉर्म जिससे आपकी शख्सियत को रिकग्नाइज किया जाता है। लेकिन कि मैं इस मुआशरे का एक ऐसा शहरी हूँ जिसकी इज्जत को, जिसकी पावर को, जिसके मर्तबे को अब रिकग्नाइज किया जाए और मुआशरा माने, ये भी एक नीड है एक लेवल के ऊपर। और ये ट्रांसलेट होती है इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आप 8 10 12 15 साल से गुजार के होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आप ये चाहेंगे कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग के अंदर भी मेरा जो एक 10 साल की लेगेसी है विद दिस ऑर्गेनाइजेशन उसको भी माना जाए। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब क्या होता है? पर्सन नीड फॉर फूड, शेल्टर, ड्रिंक एंड अदर फिजिकल रिक्वायर। तो सबसे पहले इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। उसके बाद सेफ्टी पे इंसान को चाहिए होता है कि मुझे सिक्योरिटी मिले, प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम द फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। और सोशल नीड, ए पर्सन नीड फॉर अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। और स्टीम नीड में कि वो अब इंसान की ये ख्वाहिश होती है, ज़रूरत होती है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिकग्नाइज़ किया जाए, उसको ऑटोनॉमी मिले, आज़ादी मिले और उसकी अचीवमेंट को रिकग्नाइज़ किया जाए, लोग माने कि वो एक कामयाब बंदा है। और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अ पर्सन नीड फॉर ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। जब वो इंसान इस लेवल पे पहुंच जाता है तो अब वो मुआशरे को पे बैक करता है। पे बैक करने का मतलब ये होता है कि अब मेरी जो सेल्फ है वो फुलफिल हो गई है, मेरी जो ज़ात है उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो गई हैं, तो अब मैं माशरे को पे बैक करने की बारी है मेरी। तो इब्राहिम मैस्लो का बुनियादी जो लॉजिक है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए आपने उनकी सबसे पहले नीड देखनी है कि वो किस लेवल ऑफ नीड के ऊपर है। जिस लेवल ऑफ नीड के ऊपर वो होंगे आपने उनकी उस नीड को पहले पूरा करना है ताकि आप उनको मोटिवेट कर सकें। दूसरी जो मोटिवेशन की थ्योरी है दैट इज़ मैकग्रेगर की थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी वाई। मैकग्रेगर का ख्याल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। थ्योरी एक्स में वो उन लोगों को डालता है जिनके बारे में उसकी अजम्पशन ये है कि अमूमन लोग काम को पसंद नहीं करते, लेज़ी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं और उनको काम करने के लिए पनिश करना पड़ता है। उसके ख्याल में एक तरह के लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह के होंगे, थ्योरी एक्स की तरह से। और इसकी दूसरी एक्सट्रीम पे 180 पे जो दूसरी तरह के लोग होंगे उनके बारे में उसका ख्याल है कि वो लोग होंगे, वो एम्प्लॉयज़ होंगे जो क्रिएटिव होते हैं, जो कि काम करने को पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को पसंद करते हैं और सेल्फ डायरेक्शन को एक्सरसाइज करके काम करते हैं। तो टीम को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एम्प्लॉई है जिसको आप मोटिवेट करने जा रहे हैं वो किस तरह की पर्सनैलिटी का हामिल है। जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी होगी आपने कॉरेस्पॉन्डिंगली उसको उस तरह से मोटिवेट करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी टीम्स को आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा विद दिस अजम्पशन के लोग काम नहीं करना चाहते, लेज़ी होते हैं, अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एक तरह के लोग हो गए, थ्योरी एक्सिस को कहते हैं। और थ्योरी वाई में कि लोग काम करना पसंद करते हैं और सेल्फ डायरेक्शन से काम करते हैं। एक सर्वे किया गया था कि इंसान को, एम्प्लॉय को मोटिवेट क्या करता है, तो 96% सेज के सैलरी से इंसान मोटिवेट होता है, 95% सेज की जॉब सिक्योरिटी, 92% सेज के सुपरवाइज़र कैसा है, 91% सेज के ट्रेनिंग है या नहीं है, इसी तरह से मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर। अब ज़ाहिर है कि वेस्ट के अंदर किया गया सर्वे है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में लोग ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं छोड़ते, लोग बॉसेस को छोड़ते हैं। जब भी कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है या डीमोटिवेट होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नहीं जाता, वो अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र की वजह से जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मोटिवेशन हो सकती है और लोगों का ख्याल है कि ये वाले फैक्टर्स अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने मोटिवेशन के लिए एक 2 फैक्टर थ्योरी प्रपोज की थी। उनके ख्याल में कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं और कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि वो फैक्टर्स जो एक्सटर्नल हैं और प्राइमरी इंपॉर्टेंस के नहीं हैं।
और इंट्रिंसिक का मतलब होता है वो वाले फैक्टर जो इंटरनल हैं और प्राइमरी इंपॉर्टेंस के हैं। और उनके ख्याल में कि ये दो वाले फैक्टर्स हैं जिनसे आप मोटिवेशन की और जॉब सेटिस्फेक्शन को मैयर कर सकते हैं। इनका नाम उन्होंने दिया था कि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं और कुछ मोटिवेटर्स होते हैं। हाइजीन फैक्टर्स का मतलब ये है कि फैक्टर्स दैट एलिमिनेट जॉब डिससेटिस्फेक्शन बट डोंट मोटिवेट, कि अगर ये फैक्टर्स मौजूद होंगे तो डिससेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इन फैक्टर से आप मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि मौजूद होना ज़रूरी है, अगर नहीं होंगे तो लोग डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होते। और दूसरे मोटिवेटर्स, फैक्टर्स दैट इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। ये होते कौन कौन से हैं? हाइजीन फैक्टर्स का मैंने क्या कहा था कि ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि डिससेटिस्फेक्शन को एलिमिनेट करते हैं लेकिन मोटिवेट नहीं करते। तो हर्ट्जबर्ग के ख्याल में हाइजीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि सुपरविजन से मोटिवेशन तो नहीं होगी, लेकिन अगर सुपरविजन अच्छी नहीं होगी तो डीमोटिवेशन हो जाएगी, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी। इसी तरह से कंपनी पॉलिसी है, रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर है। ये जो अभी मैंने बात की कि लोग कंपनीज को नहीं छोड़ते, अपने सुपरवाइजर को छोड़ते हैं। तो इसके भी ख्याल में कि अगर सुपरवाइजर अच्छा होगा तो उससे डिससेटिस्फेक्शन तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे मोटिवेशन नहीं होती। रिलेशनशिप विद पीयर्स, पीयर्स होता है कोवर्कर, आपके जो कुलीग्स हैं। पर्सनल लाइफ का बैलेंस कैसा है? रिलेशनशिप विद द सबॉर्डिनेट्स, स्टेटस एंड सिक्योरिटी। ये है हाइजीन फैक्टर्स। अगर ये मौजूद होंगे तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि अगर ये वाले फैक्टर्स होंगे तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड भी होगा। मोटिवेशन के लिए हर्ट्जबर्ग के ख्याल में वो मोटिवेटर्स हैं कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसकी अचीवमेंट को रिकग्नाइज किया जाता है। फिर उसकी जो वर्क इटसेल्फ है, काम करने को वो क्या इंजॉय करता है या नहीं। एक बहुत फिनोमेना आपने सुना होगा कि अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए, वो काम जो आपको पसंद है अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप उस काम करने को खुशी से करेंगे, खुश होकर करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि नहीं, कैरियर की एडवांसमेंट है या नहीं, ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं। एचआर की टर्म्स में इस काम को कहा जाता है, ये जो आखिरी दो काम्स हैं, सक्सेशन प्लानिंग, कि अगर एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लॉन्ग टर्म टिकेगा वो सक्सेशन प्लानिंग की वजह से टिकेगा। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पे अब ज्वाइन किया है तो 10 साल बाद क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे लिए कोई कैरियर पाथ है, या इसके ऊपर 10 साल बाद तो कोई पोजीशन ही ऐसी नहीं जिसके ऊपर मैं जा सकूं। तो ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो हर्ट्जबर्ग के ख्याल में कि हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स, इन दोनों को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये तो कंपल्शन है कि आपकी टीम के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन अगर आपने मोटिवेट करना है तो उस केस में आपको मोटिवेटर्स को देखना पड़ेगा और इनके दरमियान में कुछ न्यूट्रल फैक्टर्स होते हैं। तो इसको अगर हम कंट्रास्ट करें विद सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, ट्रेडिशनल व्यू क्या था कि एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या सेटिस्फाइड होते हैं या डिससेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन हर्ट्जबर्ग ने कहा कि नहीं, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन के दरमियान में नो डिससेटिस्फैक्शन और नो सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है। प्लस और माइनस के रेंज में अगर आप जाते हैं तो एक जीरो का टाइम आता है, तो दिस इज पॉइंट जीरो। यहाँ पे ना सेटिस्फैक्शन है ना डिससेटिस्फैक्शन है, ना ईमान है ना मुनाफकत है, लेकिन अभी दरमियान में ही है। तो हाइजीन फैक्टर्स ये वाले होते हैं जिनसे अगर आपने डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करना है तो हाइजीन फैक्टर से होगी, लेकिन इनसे मोटिवेशन नहीं होगी। वो डिससेटिस्फैक्शन तो ख़त्म कर देंगे लेकिन उससे मोटिवेशन नहीं होगी। मोटिवेशन लाने के लिए, सेटिस्फैक्शन लाने के लिए आपको ये वाले फैक्टर्स लाना पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 2 फैक्टर्स थ्योरी की समझ आ गई है। उसके बाद 3 नीड थ्योरी, डेविड मैकलेंड थे, इन्होंने कहा था कि इंसान जो होता है उसकी बुनियादी तौर पे 3 ऐसी ज़रूरियात होती हैं, 3 ऐसी नीड्स होती हैं जो कि उसको ड्राइव करती हैं, जिनकी वजह से उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो निकल के आता है। और ये तीनों एक्वायर्ड नीड्स हैं, दीज आर इन नॉट इनेट। इनेट का क्या मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि इंसान के अंदर इन बिल्ट बाय डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उसको कहा जाता है इनेट है, अंदरूनी
कोई ख्वाहिश नहीं होती, ये एक्वायर करता है, इंसान बाहर से लेता है। एक्वायर करना, हासिल करना। तो इंसान को मोटिवेट करने के लिए 3 ऐसी नीड्स हैं जो कि एक्वायर की होती है इंसान ने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। वो पोटेंशियल से ड्रॉ नहीं होती, इनेट नहीं होती, इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल होती हैं। और वो नीड्स कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले इंसान चाहता है कि अचीवमेंट हो, मिले, कामयाबी मिले, पावर मिले और एफिलिएशन मिले। इसका मतलब क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब ये है द ड्राइव टू सक्सीड एंड एक्सेल इन रिलेशन टू सेट स्टैंडर्ड्स, कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मेरे जो पैरामीटर्स हैं उनको मैं अच्छी तरीके से हासिल करूँ और उन स्टैंडर्ड्स में एक्सेल करूँ। ये है नीड फॉर अचीवमेंट। हर एम्प्लॉय चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसको अचीवमेंट का, उसको रिकग्नाइज किया जाए, अचीवमेंट मिले उससे। देन देयर इज अ नीड टू पावर, द नीड टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे दैट दे वुड नॉट बिहेव अदरवाइज, कि अगर मेरे पास कोई ऐसी ताकत है जिसमें मैं किसी भी एम्प्लॉई का बिहेवियर मोल्ड कर सकता हूँ। ये भी एक नीड होती है एम्प्लॉयज़ की जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में काम कर रहे होते हैं। देन देयर इज अ नीड ऑफ एफिलिएशन, डिज़ायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एफिलिएशन क्यों ज़रूरी होती है? कि 24 घंटे के एक दिन और रात में हम 8 घंटे जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है हम वो ऑर्गेनाइजेशन में गुजार रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पे रिलेशनशिप फ्रेंडली नहीं है, वहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स या पावर गेम चल रही है और कोई अच्छा वर्क इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो भी एक डिससेटिस्फेक्शन का या डीमोटिवेशन का सोर्स बन सकता है। तो ये 3 बुनियादी नीड्स हैं जो कि इंसान की ज़रूरत होती है जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में या कॉरपोरेशन की सेटिंग में काम कर रहा होता है। तो फॉर अ मैनेजर इम्प्लीकेशन क्या है कि आपने ये देखना है कि आपकी टीम में कौन-सा बंदा किस लेवल ऑफ नीड की ख़्वाहिश रखता है। आप अपनी बारे में भी देख सकते हैं कि मुझे कौन-सी नीड चाहिए, ताकि आप अपने सुपरवाइज़र के साथ, इमीडिएट बॉस के साथ उसको नेगोशिएट कर सकें। ठीक है जी? इनके अलावा भी कोई नीड होती है? एफिलिएशन की, ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में काम करते हुए एफिलिएशन की नीड, पावर की नीड या अचीवमेंट की नीड, इसके बगैर तो रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की ज़रूरियात हैं जो कि टीम का हिस्सा हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। अब उन काम करने के दौरान को मोटिवेट करने के लिए कौन-कौन सी ज़रूरतें होती हैं। देन देयर आर सम कंटेम्परेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। गोल सेटिंग थ्योरी, इसके ऊपर हमने पहले भी कई दफ़ा बात की कि देयर इज़ अ टेंडेंसी इन ह्यूमन नेचर कि जब उसको हाई लेवल ऑफ गोल दिया जाता है तो वो ज़्यादा मेहनत करता है और उसके जो अचीवमेंट है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। द प्रपोजिशन दैट स्पेसिफिक गोल्स increase performance and difficult goals when accepted result in higher performance than do easy goals, कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को मुश्किल गोल असाइन किए जाते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने शायद पहली क्लास में कहा था कि विजन हमेशा बड़ा रखना चाहिए, गोल्स हमेशा बड़े रखने चाहिए। तो गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि जब भी एम्प्लॉयज़ के लिए आप गोल्स बना रहे होंगे, टीम्स के लिए गोल्स बना रहे होंगे, इंडिविजुअल्स के लिए गोल बना रहे होंगे, तो आपने गोल्स स्पेसिफिक मेजरेबल तो रखने हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट होने चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए कि टीम ये ना समझे कि ये रियलिस्टिक गोल ही नहीं है। और इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आपने गोल सेटिंग तक करनी है किसी की, तो साइकोलॉजी से एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे सेल्फ इस्टीम आता है, इसी तरह से कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी इज़ कि माई ओन जजमेंट अबाउट माई ओन कैपेसिटी, कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उसके बारे में मेरी अपनी जजमेंट। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी, कि मेरा क्या बिलीफ है, एन इंडिविजुअल बिलीफ दैट ही और शी इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। तो जब भी आपने गोल सेट्स करने हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, तो उनकी सेल्फ एफिकेसी को मद्देनज़र रखना है कि अगर एक एम्प्लॉय पहले ही डीमोटिवेटेड है, उसके लिए आप मुश्किल गोल रख देंगे तो उसके लिए उनको हासिल करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। दिस इज़ हाउ गोल सेटिंग वर्क। जब आप गोल रखेंगे तो गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, क्वांटिफाएबल। हमने अपनी सेल्स बढ़ानी है, हमने कस्टमर सर्विस बेहतर करनी है, अपने एम्प्लॉय टर्नओवर कम करना है, हमने एब्सेंटीज़म कम करना है, ये सारे वेग गोल हैं, इनको आप स्पेसिफिक नहीं कह सकते। हमने अपनी सेल 10% बढ़ानी है, हमने एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर 1% से कम करना है,
हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन में जो कंप्लेन रेट है उसको 5% से कम करना है। ये सारे स्पेसिफिक गोल्स हैं। तो गोल्स शुड बी स्पेसिफिक लेकिन डिफिकल्ट होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए। जब आप गोल्स रख लेंगे तो अब आपको कमिटमेंट एम्प्लॉय से चाहिए होगी टू अचीव द गोल्स, जब वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। और फिर इसके ऊपर जो दो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे वो ये होगा कि क्या आपने एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन करवाई थी जब गोल्स रखे थे। अगर करवाई थी तो इसका मतलब है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड द अदर इज कि गोल शुड बी पब्लिक। ये किसी मैनुअल का हिस्सा नहीं होने चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी का हिस्सा नहीं होने चाहिए। तमाम ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कौन कौन से हैं। और दूसरा, जो लोकस ऑफ कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयज़ है, इससे भी डिटरमिन होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, याद है किसी को? व्हाट इज लोकस ऑफ कंट्रोल? किसी को नहीं याद? जी नहीं, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द फेट, कि अगर मैं ये समझूं कि मेरी कामयाबी का जिम्मेदार भी मैं हूं और मैं अपनी नाकामी का जिम्मेदार भी मैं हूं, दिस इज कॉल्ड हाई लेवल ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल। कि हम अपने कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट्स का कितना जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर हम ये समझते हैं कि मेरी कामयाबी और नाकामी बैरूनी असरात की वजह से हुई है तो लोकस ऑफ कंट्रोल लो है। और अगर हम ये समझें कि कामयाबी और नाकामी के जिम्मेदार हम खुद हैं तो हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल हाई है। और सेल्फ एफिकेसी से फ़र्क पड़ेगा कि अगर इंडिविजुअल की जो असेसमेंट अबाउट हिज हर सेल्फ और हिज सेल्फ है वो हाई है और जो नेशनल कल्चर है वो भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो जो मोटिवेशन है, जो इंटेंशन टू वर्क है वो बढ़ जाएगी और इससे हाई परफॉर्मेंस और गोल अचीवमेंट हासिल की जा सकेगी, जिससे हम फीडबैक और प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी, पहली क्लास में मैंने कहा था कि मैनेजमेंट इज़ हैविली बारोड फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, तो ये जितनी भी हमने डिस्कशन की है दैट इज़ फ्रॉम साइकोलॉजी, और रीइंफोर्समेंट थ्योरी इज़ आल्सो फ्रॉम साइकोलॉजी। और ये थ्योरी ये प्रपोज करती है कि हमारा जो बिहेवियर होता है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। हमारा रवैया नताइज से डिटरमिन होता है, हमारा रवैया नताइज से बनता है। बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कि कॉन्सिक्वेंसेस और उसके जो नताइज निकलते हैं उसके बाद हम डिफाइन करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि हमारा फ्यूचर का बिहेवियर क्या होगा। और रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस इमीडिएटली फॉलोइंग ऑफ बिहेवियर विच इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट बिहेवियर विल बी रिपीटेड। अगर हम कोई सर्टन तरीके से बिहेव करते हैं और उसका नतीजा पॉजिटिव निकलता है तो इसका मतलब है कि वो रीइंफोर्स हो जाता है हमारा बिहेवियर, और फ्यूचर में वही बिहेवियर बार बार रिपीट भी किया जाएगा। तो वो बिहेवियर, वो रवैया जिसको रिवॉर्ड किया जाता है और अपने कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हमारे फ्यूचर के बिहेवियर में उसके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक एम्प्लॉई है वो टाइम पे आता है तो ये उसका एक बिहेवियर है, और अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेवरेबल होंगे, उसको जल्दी आने का, टाइम पे आने का कोई फ़ायदा मिलेगा, दिस इज वुड बी कॉल्ड एज रीइंफोर्सर। और इसकी वजह से फ्यूचर में यही वाला बिहेवियर दोबारा से रीइंफोर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके जो नतायज थे उन्होंने ये डिटरमिन किया कि ये वाला बिहेवियर डिज़ायरेबल है, फेवरेबल है। दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट थ्योरी, कि जब भी आपके बिहेवियर को उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से रीइंफोर्स कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, तो वो बिहेवियर अपने कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आपके बिहेवियर की रेपुटेशन का बायस बनेगा। फ्यूचर में भी आप अपने उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे बार बार। टॉकिंग अबाउट मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, तो वन अप्रोच कोड भी कि आप उनकी जो जॉब है उसको ही ऐसे डिज़ाइन करें कि उनकी जॉब
एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाए। पैशन और प्रोफेशन की बहुत बात की जाती है कि अगर आप एम्प्लॉयज़ ऐसे हायर करें जो कि फिट बैठते हैं उस जॉब के साथ, कि जो उनका बिहेवियर है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो लिंक्ड है कि किस तरह की उनको जॉब दी जा रही है। तो अगर वो कनेक्शन बन जाएगा, वो फिट बन जाएगा, तो जॉब इटसेल्फ कैन बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो इसके लिए आपको उनकी नीड्स को देखने की, उनको मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग्स कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी जॉब इटसेल्फ उनके लिए मोटिवेशन का बायस बन सकती है। तो जॉब डिज़ाइन क्या होता है? द वे टास्क आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंप्लीट टास्क, दिस इज कॉल्ड जॉब डिज़ाइन। आपने जॉब डिज़ाइन ऐसे कर दी कि उस डिज़ाइन के अंदर इनबिल्ट मोटिवेशन है फॉर द एम्प्लॉयज़। और फिर जॉब स्कोप क्या होता है? अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क एक्वायर्ड to required in a job, the frequency with which these tasks are repeated। कि एक ऐसा काम जो कि उस जॉब का हिस्सा बना दिया गया है, उस जॉब का एलिमेंट है और उसका रिपीटेड बिहेवियर रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड जॉब स्कोप। टीचर की जॉब स्कोप क्या है? एक टीचर के लिए जॉब स्कोप ये है कि वो क्लास में आए और पढ़ाए, दिस इज रिपीटेड बिहेवियर, और ऐसी टास्क जिसको बार बार रिपीट करेगा और उसके स्कोप को डिफाइन करेगी, उसकी जॉब को डिफाइन करेगी। एंड द जॉब डेप्थ इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल एम्प्लॉयज हैव देयर ओन वर्क। एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन के लिए जब आपने जॉब डिज़ाइन करनी है, जॉब का स्कोप बनाना है, जॉब की डेप्थ बनानी है, तो आपने इस बात को भी इंश्योर करना है कि एम्प्लॉयज़ शुड फील कि अपने काम के ऊपर उनका कंट्रोल मौजूद है। वाइल डिज़ाइनिंग द जॉब फॉर मोटिवेशन, वन अप्रोच वुड बी कि आप जॉब इनलार्जमेंट कर दें। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह होती है, वर्टिकल लाइन इस तरह होती है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की डेफिनेशन का पता है? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल? वर्टिकल नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दिस इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इस रुख जो जा रही होगी। तो जब आप जॉब का स्कोप बढ़ाएंगे हॉरिजॉन्टली, एक्सपेंडिंग the job by increasing the job scope, this is called horizontal expansion या job enlargement। जॉब को आपने बढ़ा दिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्कोप काम का बढ़ा दिया, तो हॉरिजॉन्टली आपने जॉब को बढ़ा दिया। एक तरीका ये हो सकता है कि जब भी आपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो आप उनकी जॉब को इनलार्ज कर दें। जॉब इनलार्जमेंट इज कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आप स्कोप ऑफ द जॉब को बढ़ा दें। और दूसरी है जॉब इनरिचमेंट, वर्टिकल एक्सपेंशन, ऊपर से नीचे की तरफ, बाय एडिंग प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आप ज़्यादा लोगों को उसको रिपोर्टिंग के ऊपर लगा दें, कि ज़्यादा लोग अब उसको रिपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने उसकी जॉब को इनरिच कर दिया। और इनलार्ज का क्या मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी, स्कोप बढ़ा दिया, लेकिन ज़्यादा लोग अब उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आपने जब भी जॉब डिज़ाइन करनी है, एचआर से रेलिवेंट ये काम होता है कि एचआर की ये प्राइमरी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने जॉब डिज़ाइन ऐसे करनी है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें। तो वन ऑप्शन कोड भी जॉब इनलार्जमेंट, कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड कर दिया आपने। और दूसरा जॉब इनरिचमेंट क्या है कि आपने वर्टिकल एक्सपेंशन कर दी, उसका जो चेन ऑफ कमांड था, उसको जो रिपोर्ट करने वाले लोग थे उनकी तादाद बढ़ा दी और उससे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा कर दिया। तो increase in the responsibility by adding the existing job responsibilities is job enrichment, and the horizontal expansion जिसमें आप जॉब का स्कोप बढ़ा देते हो, दिस इज कॉल्ड जॉब इनलार्जमेंट। तो जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट आर टू बेसिक वेज कि आप जॉब को डिज़ाइन ऐसे करते हो जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करते हैं। क्योंकि अगर सिमिलर तरीके से वो काम कर रहे होंगे, सिमिलर तरह के वो काम कर रहे होंगे, तो एक मोनोटनी क्रिएट हो जाती है, एक तरह से बोर्डम क्रिएट हो जाती है। तो जब भी उसे लगेगा कि उसके कैरियर में प्रोग्रेशन हो रही है, तो दिस प्रोग्रेशन itself could be a source of motivation। Then there is a framework used to motivate employees that is called job characteristics model। सिमिलर टू जॉब डिज़ाइन मॉडल, उस केस में आप करते क्या हैं कि जॉब के डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को उस जॉब करते हुए कोई मोटिवेशन फील हो। इस केस में आप
आइडेंटिफाई करते हैं कि वाइल डिजाइनिंग द जॉब देयर आर 5 प्राइमरी कोर डायमेंशंस जो कि जॉब को डिफाइन करती हैं। तो उन 5 प्राइमरी जो जॉब की डायमेंशंस हैं और उनका इम्पैक्ट ऑन द आउटकम है, उसको आप ऐसे मॉडल करते हो जो कि एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन सकता है। तो किसी भी जॉब के लिए जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल की डायमेंशन के इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर आपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो उस जॉब की ये 5 डायमेंशंस हैं। इनमें एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन आप पैदा कर देंगे तो एम्प्लॉयज़ वुड बी मोटिवेटेड ड्यू टू द जॉब डिज़ाइन। जॉब की कैरेक्टरिस्टिक्स या जॉब की खसूसियात मिल के एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन पैदा कर देंगे। फर्स्ट डायमेंशन इज स्किल वैरायटी। अगर आप जॉब के अंदर एम्प्लॉय के लिए कंपल्शन पैदा कर देंगे कि उसको वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी जो स्किल्स हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा टू मीट द जॉब रिक्वायरमेंट, दिस वुड बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो डेली आता है, एक तरह का काम करके चला जाता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी। अगर आप समहाउ अपनी जॉब को डिज़ाइन ऐसे कर दें कि जो जॉब करेक्टरिस्टिक्स हैं, जॉब का जो मॉडल है उसको करेक्टराइज ऐसे करा दें कि जो डायमेंशंस मिल के जॉब बनाती हैं उसमें जो वैरायटी ऑफ द स्किल रिक्वायर्ड है, जो टैलेंट रिक्वायर्ड है, तो दिस कुड बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज़ के अपने ऊपर वो टाइम लगाएगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाएगा और जॉब के साथ एक सेंस ऑफ पर्पस उसको महसूस होता रहेगा और इनलाइनमेंट रहेगी उसकी जॉब के साथ। टास्क आइडेंटिटी, एक मकसद ये भी होता है, एक मसला ये भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर काम करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो जॉब है दैट इज़ थैंकलेस जॉब। हर एम्प्लॉय ये समझता है कि मेरी जॉब तो थैंकलेस जॉब है, मैं इतना काम करता हूँ लेकिन रिकग्निशन नहीं होती। तो सेकंड कंपोनेंट कोड भी कि जो टास्क आपको मिली है या आपने अपनी टीम को दी है उसके अंदर मेक श्योर करें कि जो उसका पीस ऑफ वर्क है दैट इज़ आइडेंटिफाइबल। ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में अगर आप जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल से मोटिवेट करना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो हर टास्क की आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ वर्क बना के जॉब की और टास्क की आइडेंटिटी क्रिएट करना एक कोर कंपोनेंट हो सकता है फॉर मोटिवेशन। और फिर तीसरा एलिमेंट इज टास्क सिग्निफिकेंस। हर बंदे को ये लगे कि मेरा जो ये टास्क है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की आउटकम के ऊपर पड़ता है। तो ये भी आपने जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल के अंदर इनबिल्ट करना है। और इन तमाम फैक्टर्स का मकसद सिर्फ एक है कि एम्प्लॉय शुड फील मोटिवेटेड वाइल वर्किंग। का एहसास होता है कि मैं इतने अरसे से इस जॉब के ऊपर काम कर रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी अब कुछ ना कुछ फैसला करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर माई ओन जॉब, एटलीस्ट कि जो मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ उस सिलसिले में मुझे ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। और फिर द लास्ट कंपोनेंट ऑफ जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल इज कि आपने कंटिन्यूस फीडबैक देते रहना है और फीडबैक से ही एम्प्लॉयज़ डिटरमिन करेंगे कि अगर कोई वेरिएशन आ रही है इन द आउटपुट तो उसको करेक्ट कैसे करना है। दिस इज हाउ द जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल वर्क कि आपने कोर जॉब डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है, जिसके ऊपर हमने पहले बात कर ली कि स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक। और इससे फिर एक क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट बनेगी उस एम्प्लॉय की विद द जॉब, जिसमें अपने वर्क को वो मीनिंगफुल समझेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क को एक्सपीरियंस करेगा और उसका जो नॉलेज ऑफ द एक्चुअल वर्क रिजल्ट है उसको पता होगा कि मेरे काम का ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और दिस वुड लीड टू पर्सनल एंड वर्क आउटकम्स। पर्सनली वो हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन फील करेगा, हाई क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस उसको लगेगी, सेटिस्फैक्शन विद द वर्क होगा, लो एब्सेंटिज्म होगा और टर्नओवर भी लो होगा। तो दिस इज जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल कि आपने किसी भी जॉब को एज अ मॉडल जब बनाना है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे डिफाइन करना है कि एम्प्लॉय उस जॉब को करते हुए मोटिवेटेड फील करे। ये कर कैसे सकते हैं आप? पहला तरीका ये कि आप टास्क को कंबाइन करें। एक बंदा एक काम कर रहा था, दूसरा दूसरा कर रहा था, तो इन दोनों टास्क को कंबाइन करें। जब कंबाइन करेंगे तो स्किल सेट और सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी, तो इससे भी एक मोटिवेशन पैदा हो जाएगी। फिर क्रिएट नेचुरल वर्क यूनिट्स।
नेचुरल वर्क यूनिट का क्या मतलब है कि सेल्स वालों को अलग बिठाएं, मार्केटिंग वाले अलग हों, प्रोडक्शन वाले अलग हों। तो नेचुरल वर्क इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हुए, नेचुरल वर्क यूनिट में काम करते हुए भी लोगों को ये लगेगा कि उनका जो इम्पैक्ट है ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वो ज़्यादा है, वो लास्टिंग है। फिर क्लाइंट के साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करें, और क्लाइंट्स इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हम अपने जो को वर्कर्स होते हैं उनको क्लाइंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप के पैरामीटर के ऊपर जज नहीं करते। हालांकि ये गलत अप्रोच है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग भी उतने ही अहम और उतने ही क्रिटिकल होते हैं और उतने क्लाइंट होते हैं जितने कि एक्सटर्नल क्लाइंट होते हैं। तो आपने जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करेक्टरिस्टिक्स गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो आपने जब भी एस्टैब्लिश रिलेशनशिप की बात करनी है तो इट शुड बी बोथ फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर एक्सपैंड जॉब वर्टिकली, कि आप उस बंदे को जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल में वर्टिकली जॉब के अंदर एक्सपेंशन करें, ज़्यादा लोग उसकी चेन ऑफ कमांड में दें, जो उसको रिपोर्ट करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा करें। ओपन फीडबैक चैनल्स, कि अगर कोई बंदा अपनी जॉब के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई फीडबैक देना चाहता है, तो आपके जो फीडबैक के चैनल्स हैं दैट शुड बी ओपन, एक्सप्लिसिट, और उसके अंदर कोई भी नॉइज क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जॉब डिज़ाइन की अप्रोच क्या हो सकती है, कि जब भी आपने जॉब डिज़ाइन करना है या रीडिज़ाइन करना है तो उसके लिए अप्रोच क्या हो सकती है। देयर आर टू अप्रोचेज जब भी आपने जॉब को डिज़ाइन करना होगा। वन इज रिलेशनशिप या रिलेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क डिज़ाइन, जिसमें द कोर फाउंडेशन इज कि सिंस एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन अ सोशल रिलेशनशिप, तो जो बेसिस है डिजाइनिंग अ जॉब दैट शुड बी सोशल, कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टास्क हैं, जो जॉब्स हैं, उनको डिज़ाइन करते हुए सोशल एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट और रिलेशनशिप, इसको भी ज़रूर मद्देनज़र रखें। एंड द सेकंड अप्रोच इज कि प्रोएक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क डिज़ाइन। प्रोएक्टिव क्या होता है? एक होता है रिएक्टिव, एक इवेंट हुआ उसके रिस्पॉन्स में आपने काम किया, और प्रोएक्टिव क्या है कि उस काम से, उस इवेंट के होने से पहले ही अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बना दी, तो दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। कि इफ यू कैन टेक इनिशिएटिव टू चेंज द वर्क, हाउ द वर्क इज परफॉर्म बिफोर एनी चेंज, बिफोर एनी इंटरवेंशन, तो दिस वुड बी प्रोएक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क डिज़ाइन। एचआर की क्लास में हमने कहा था कि हाई इन्वॉल्वमेंट वर्क प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, कि वर्क प्रैक्टिसेस डिज़ाइन टू एलिसिट ग्रेटर इनपुट और इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द वर्कर्स। तो वाइल डिज़ाइनिंग अ जॉब और डिज़ाइनिंग द जॉब डिज़ाइन अप्रोच, जो कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकती है, तो आपने इंश्योर करना है कि आपके जॉब डिज़ाइन के अंदर या रीडिज़ाइनिंग के अंदर रिलेशनशिप का पर्सपेक्टिव भी हो, प्रोएक्टिव पर्सपेक्टिव भी हो, और हाई इन्वॉल्वमेंट वर्क प्रैक्टिस भी हो, कि जिसमें आप तमाम एम्प्लॉयज़ को ऑन बोर्ड लें और उनकी इनपुट को इक्वली इम्पॉर्टेंट समझें। Another theory of motivation is equity theory. The theory that an employee compares his or her job input-output ratio with that of relevant others and then correct any ambiguity. Inequity क्या होती है? Inequity होता है फ़र्क, कि ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में हर बंदा अपनी जॉब के अंदर लगने वाला एफर्ट और उससे निकलने वाली आउटपुट को कंपेयर करेगा दूसरों की इनपुट और आउटपुट से। मिसाल के तौर पे सिमिलर बैकग्राउंड से, सिमिलर एजुकेशन के लोग जब भी ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में काम कर रहे होंगे तो अपने वर्क आउटपुट को और इनपुट को कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ। तो ये एक मसला भी होता है जब एम्प्लॉयज़ गलती करते हुए अपनी आउटपुट को और अपनी इनपुट को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इक्विटी थ्योरी ये कहती है कि जब भी आपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना होगा तो इस टेंडेंसी को भी याद रखना है कि सिमिलर लेवल पे काम करने वाले लोग एक दूसरे की जो इनपुट टू आउटपुट रेशियो है उसको हमेशा कंपेयर करते रहेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि देयर इज़ एनी इनइक्विटी, कोई ऐसा फ़र्क आ रहा है, तो उसको फिर करेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। ये पॉजिटिव साइन होगा कि अगर आप उनको लगेगा कि कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो
सिमिलर लेवल पे काम कर रहा है, इनपुट एंड आउटपुट रेशियो में वो उनसे आगे है, तो अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली वो मोल्ड करने की कोशिश करेंगे। और रेफरेंस वो लोग होंगे, वो सिस्टम होगा या वो सेल्स होंगे जिनके अगेंस्ट कोई भी इंडिविजुअल कंपेयर करेगा और जो इनइक्विटी है या इक्विटी है उसको असेस करने की कोशिश करेगा। अगर दो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय ए जब कंपेयर करेगा विद एम्प्लॉय बी के मेरी इनपुट एंड आउटपुट रेशियो क्या है, तो जो एम्प्लॉय बी होगा वो रेफरेंट कहलाएगा। जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उसको रेफरेंट कहा जाएगा। देयर आर टू बेसिक फाउंडेशन फॉर इक्विटी थ्योरी। वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये होता है कि मैं या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए जब ये समझें कि यहाँ पे जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो फेयर तरीके से दिया जाता है, वो इंसाफ के ऊपर मबनी होता है। इक्विटी थ्योरी में जो फाउंडेशन है, इनपुट एंड आउटपुट रेशियो को कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस के अंदर इन इक्विटी को जब वो सही करने की बात करेंगे तो उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर एक परसीव्ड प्रोसीजरल या डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल तो आगे आएगी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की सेंस होनी चाहिए कि परसीव फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ द रिवॉर्ड्स अमंग इंडिविजुअल्स, कि जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द इंडिविजुअल उसमें जस्टिस किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इक्विटी थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को भी इंश्योर करना होगा। एंड अदर इज प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजर से है कि दिस इज परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द प्रोसीजर यूज्ड टू डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवॉर्ड। इक्विटी थ्योरी में जब भी एम्प्लॉय इनपुट एंड आउटपुट रेशियो को डिटरमिन करेगा तो उसमें प्रोसीजरल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दोनों को इंश्योर करेगा। अगर उसे लगेगा कि जो रिवॉर्ड है उसको डिस्ट्रीब्यूट जो किया गया वो गलत है या उसके डिस्ट्रीब्यूशन का या डिटरमिन करने का प्रोसेस था वो गलत था, तो फिर वो इक्विटी थ्योरी के हिसाब से अपनी इनपुट और आउटपुट रेशियो को सही तरह से इवेलुएट नहीं कर पाएगा। अगर उसे लगता है कि मैं तो काम ज़्यादा करता हूँ, मुझे इंसेंटिव काम मिला है, और एक और एम्प्लॉई है जो काम कम करता है उसको इंसेंटिव ज़्यादा मिला है, तो फिर अगर उसकी प्रोग्रेस कम भी होएगी, आउटपुट कम भी आएगी, तो वो कभी भी अपनी उस कम परफॉर्मेंस के लिए इन इक्विटी को नहीं मानेगा या उस कमी को नहीं मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ना यहाँ पे प्रोसीजरल जस्टिस है ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। तो इक्विटी थ्योरी की जो फाउंडेशन है दैट इज एम्प्लॉइज हमेशा अपनी इनपुट और आउटपुट रेशियो को कंपेयर करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो ये समझें कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो भी एग्जिस्ट करता है और जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये दोनों जस्टिस एग्जिस्ट करते होंगे और परसीव्ड फेयरनेस एम्प्लॉइज समझते होंगे, तो अगर उन्हें लगेगा कि देयर इज एनी इनइक्विटी तो उसको फिर वो काम करने की या करेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दिस इज कॉल्ड इक्विटी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। समझ आ गई? Then there is a expectancy theory. Expectancy is from expectation, कि जब भी इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी वर्क परफॉर्मेंस और उससे जो लिंक्ड रिवॉर्ड है उसकी बात करता है, तो दिस इज लिंक्ड विद द परसीव्ड रिवॉर्ड जो कि उसको मिलना है ऑन द आउटकम। जब भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी परफॉर्मेंस और मोटिवेशन के बारे में असेसमेंट करता है तो उसको लिंक करता है विद हिज और हर एक्सपेक्टेशन लिंक्ड विद द रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द आउटकम। समझ आई इस बात की कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द आउटकम जो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में निकलेगी और उसके नतीजे में मिलने वाला जो रिवॉर्ड है उसके साथ क्या अट्रैक्टिवनेस एसोसिएटेड है फॉर द इंडिविजुअल। मेरे लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन के साथ काम करने के लिए जो चीज़ डिटरमिन करेगी वो माई एक्सपेक्टेशन कि मैं क्या आउटकम दूंगा, उसके बदले मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा और उस आउटकम की अट्रैक्टिवनेस मेरे लिए कितनी है। तो अट्रैक्टिवनेस एंड आउटकम एंड माई एक्सपेक्टेशन, तो
तो इस ट्राइंगल से एक थ्योरी बनती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉई फॉर द आउटकम. आउटकम से उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है और रिवॉर्ड और आउटकम का क्या रिलेशनशिप है. दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. तीन एलिमेंट हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सपेक्टेंसी में सबसे पहला डिटरमिनिंग फैक्टर क्या है कि जो एक्सपेक्टेंसी है हमारी, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे जो एफर्ट हैं इसका क्या लिंक है विद द परफॉर्मेंस, फर्स्ट थिंग. फिर जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस है विद द रिवॉर्ड लिंकेज, मुझे कितनी अट्रैक्टिवनेस लगती है उस रिवॉर्ड की जो कि मेरी परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड है. और फिर जो रिवॉर्ड है, जो वैलेंस है, जो मुझे फ़ायदा मिलेगा उसकी अट्रैक्टिवनेस मेरे लिए कितनी है. तो ये तीनों चीज़ें मिल के एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बनाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जब अपनी आउटकम को मेजर करते हैं तो उसमें उस आउटकम को उस परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करके उसमें जो अट्रैक्टिवनेस है अपने लिए उसको मेजर करके फिर ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं. कि अगर मुझे लगे कि जो मेरी परफॉर्मेंस है उसका कोई लिंक ही नहीं है विद द रिवॉर्ड सिस्टम और द आउटकम सिस्टम, या अगर रिवॉर्ड और आउटकम के साथ लिंक तो है लेकिन उस रिवॉर्ड और आउटकम का मेरे लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे उसमें कोई अट्रैक्टिवनेस नज़र ही नहीं आती, तो इस केस में एक्सपेक्टेंसी थ्योरी सही तरह से काम नहीं करेगी. This is how individual effort translate into individual performance and it goes to organizational reward और फिर individual goals. तो इसमें इंडिविजुअल के जो एफर्ट हैं उससे सबसे पहले ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए कि मेरे इंडिविजुअल एफर्ट और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के दरमियान देयर इज़ अ लिंक. उस लिंक के बाद उसको ये भी अश्योरिटी होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड सिस्टम है ये परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड है और इस परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड सिस्टम के लिंकेजेस से जो मेरे इंडिविजुअल गोल्स हैं वो भी हासिल किए जा सकते हैं. और दूसरा, इस रिवॉर्ड सिस्टम में जो अट्रैक्टिवनेस है फॉर द एम्प्लॉय वो एग्जिस्ट ज़रूर करनी चाहिए वरना वो एफर्ट नहीं लगाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ये जो हमने सारा अब तक डिस्कस किया है उसकी एक समरी है कि जॉब डिज़ाइन का, एबिलिटी का, हाई अचीवमेंट का, परफॉर्मेंस का, ऑर्गेनाइजेशन के रिवॉर्ड का, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का आपस में क्या लिंक है. तो इस डायग्राम से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए तमाम जो मोटिवेशन की थ्योरीज हैं ये इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और इनका डायरेक्ट कनेक्शन है विद द इंडिविजुअल इनपुट एंड आउटपुट रेशियो. There are some issues while managing the motivation. Employees को मोटिवेट करने के लिए क्या मसला हो सकता है? बिल्ड करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती. दिस इज़ अ प्रोसेस, दिस इज़ अ फेज जो कि मोटिवेशन में आता है. तो इफ़ देयर इज़ एन इकोनॉमिक चैलेंज, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप कैसे फिर मोटिवेट करेंगे. क्रॉस कल्चरल मोटिवेशन चैलेंजेस होते हैं. डिफरेंट लोगों को मोटिवेट करने के लिए कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. फिर कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं कि डाइवर्स वर्कफोर्स है, कुछ हाई एंड प्रोफेशनल्स हैं, कुछ नॉलेज वर्कर हैं, कुछ कंटिजेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आरजी एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ लो स्किल्ड और मिनिमम वेज एम्प्लॉयज़ हैं. तो तमाम एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से मोटिवेट नहीं किया जा सकता. So this is some of the current issues in motivation and motivating employees. One approach could be कि how you reward the employees, इससे आप मोटिवेशन करें. ओपन बुक मैनेजमेंट होती है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर दें. लिस्टेड कंपनीज़ के लिए तो ये ज़रूरी होता है कि अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको पब्लिक करें.
लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ नहीं है तो आप एम्प्लॉयज़ के साथ अपने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको जब शेयर करेंगे तो दैट कुड बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज़। फिर दूसरा, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम शुरू कर दें, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर। इससे भी एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन बढ़ सकती है। पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम, जैसे बोनस दिए जाते हैं कि जो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। तो दिस वाज आवर चैप्टर ऑन मोटिवेशन। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। What was one common thing in all the motivation theories? एक कॉमन फैक्टर जो तमाम मोटिवेशन थ्योरीज में है वो ये है कि तमाम मोटिवेशन थ्योरीज पॉजिटिव एनर्जी के ज़रिए, पॉजिटिव इमोशंस के ज़रिए एम्प्लॉय को खुश करके मोटिवेशन के ऊपर बिहेव करती हैं, बिलीव करती हैं कि अगर आपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, उसकी नीड देखें, उसकी जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, वैरायटी ऑफ स्किल्स ऐड करें, उसकी एक्सपेक्टेशन देखें, उसके बिहेवियर को जज करने की कोशिश करें। तो तमाम मोटिवेशन थ्योरी के अंडरलेइंग अजम्पशन ये है कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिवली खुश करके, मोटिवेट करके, इंगेज करके, सेंस ऑफ पर्पस दे के मोटिवेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मकसद ये था कि ये सारी थ्योरीज वेस्ट में बनी हैं, तो हमें अपना इंडिजिनस पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर डालना चाहिए। माई ओन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज, एक सवाल है, क्वेश्चन इज कि जब भी बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, क्यों ऐसा होता है कि 90% टाइम चूहा भाग जाता है? अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। चूहा इज रनिंग फॉर लाइफ और बिल्ली इज रनिंग फॉर फूड। तो मोटिवेशन फॉर बिल्ली इज फूड, खुशी, फुलफिलमेंट, और मोटिवेशन फॉर चूहा इज लाइफ थ्रेट। तो भाई पाकिस्तान में एक जो दूसरी थ्योरी एग्जिस्ट होती है, जो प्रैक्टिस होती है, वो ये वाली मोटिवेशन नहीं होती, वो ये होती है थ्रेट वाली। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉई है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, काम सही नहीं करता, आप उसको बुलाएं, उसको चाय पिलाएं, कॉफ़ी पिलाएं, उसे कहें तुम बहुत अच्छे हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारी नीड मैंने देख ली है, तुम्हारी सैलरी काम है, मैं तुम्हें सैलरी बढ़ा दूंगा, तुम अच्छा काम करना शुरू कर दो, टाइम पे आना शुरू कर दो। तो ये मोटिवेशन थ्योरी ये कहती है। दूसरी अप्रोच क्या है, उसको बुलाएं, उसे कहें कि ये तुम्हारे KPI हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, 6 महीने बाद तुम्हारी वैल्यूएशन होगी, अगर तुम इन पे पूरे ना उतरे तो काम पे ना आना। तो कौन सा अप्रोच काम करेगा हमारे ऊपर? पाकिस्तान में कौन सा अप्रोच काम करेगा? सेकंड वाला। तो ये मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ आपने ली हैं, इनको याद भी रखना है, पेपर में पूछा भी जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ये है कि पाकिस्तान में मोटिवेशन थ्योरीज पॉजिटिव साइड से नहीं पकड़ी जाती, नेगेटिव साइड से पकड़ी जाती। और दूसरा, पैशन और प्रोफेशन की बात होती है, इन सारी थ्योरीज में पैशन और प्रोफेशन की बात होती है। ये भी एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, पाकिस्तान में ये नहीं होता। मुझे ये बताएं, सेल्स के अंदर काम करना ये किसका पैशन होता है? ड्राइवर बनना किसी का पैशन होता है? गार्ड बनना किसी का प्रोफेशन होता है, पैशन होता है? माली बनना, एक सफाई कर रहे हैं, ये पैशन होता है? अकाउंटेंट बनना किसका पैशन होता है? तो ये एक ख्याली, चले होता है जी, अकाउंटेंट मान लेते हैं जी, अकाउंटेंट निकल आए। तो ये जो पैशन और प्रोफेशन को अगर आप मैप करने लगेंगे, समझ आता है, एक बंदा कहता है जी मुझे मेरा पैशन है, मैं शायर बनना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसे पैशंस हैं जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू द पैशंस।